नमस्कार और डिकोडर पर इंडिया एंड वर्ल्ड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं निधि राजदान हूँ। तो अगर आप भू राजनीति पर नज़र रख रहे हैं, खासकर पिछले 24 घंटों में, तो मेरा विश्वास कीजिए यह एक के बाद एक उतार चढ़ाव वाला रहा है और कभी कभी आपको लगता है कि इसके साथ तालमेल बनाए रखना वाकई मुश्किल है। अमेरिका ईरान युद्ध। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान से बात कर रहे हैं कि वे उस चीज़ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उन्होंने एक बहुत अच्छा सौदा बताया है। हालांकि ईरानी सरकार ने पहले तो आधिकारिक तौर पर अमेरिकियों के साथ ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया है। फिर कई खबरें आई हैं कि दोनों पक्ष वास्तव में संपर्क में हैं और किसी समय बातचीत करने की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सब के बीच यूके के फाइनेंशियल टाइम्स में खबरें भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और इस हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हो सकती है। और ये भारत की सुरक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा और अमेरिका के साथ उसके अपने संबंधों के निहितार्थों के लिहाज से भारत के लिए एक बिल्कुल नई गतिशीलता पैदा करता है। और पिछले कुछ मिनटों में हमने अभी भारत में अमेरिकी राजदूत से सुना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री मोदी से इस क्षेत्र की स्थिति और होर्मुज जलड़ मरुमध्य के बारे में बात की है, जो हमारी ईंधन आपूर्ति, हमारी तेल और गैस की आपूर्ति को भारत और वास्तव में दुनिया के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचने देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सुलझाने के लिए बहुत कुछ है और इंटरनेट पर बहुत सारी साजिश की कहानियाँ भी चल रही हैं, जिस पर हम प्रोफेसर एलेक्स वतांका के साथ थोड़ी बात करना चाहेंगे। वे वॉशिंगटन D.C में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में एक वरिष्ठ फेलो हैं, तेहरान में जन्मे और अब पूरी तरह से वॉशिंगटन के निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर वतांका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी हुई। तो सबसे पहले ट्रंप के दावों के बारे में आप क्या कहेंगी कि आप जानते हैं तेहरान के साथ किसी तरह की बातचीत चल रही है, क्या वह बैकफुट पर हैं? क्या इसीलिए उन्होंने ये कहा? क्या वह बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, या जैसा कि कुछ लोग आज सुझाव देते दिख रहे हैं कि वह ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हो सकते हैं और यह सिर्फ एक ध्यान भटकाने की कोशिश है? हाँ, देखिए, मेरा मतलब है यहाँ वॉशिंगटन DC में तेजी से ये धारणा बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को मूल रूप से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए एक बहुत ही सरल सेल्स पिच पर एक तरह से मना लिया था कि यह ईरानी शासन कमजोर है, इसके लोग इससे नफरत करते हैं, और यह कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करता है तो सैन्य रूप से यह एक त्वरित जीत होगी और डोनाल्ड ट्रंप ईरानी लोगों, मध्य पूर्व और उससे आगे की दुनिया के हीरो होंगे। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में शामिल हुए। इसका कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने इसके कूटनीतिक भू राजनीतिक घटक के बारे में बहुत सोचा विचारा हो। उनका पूरा ध्यान सैन्य पहलू पर था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक सैन्य जीत जल्दी से शासन को गिरा देगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, वैसा नहीं हुआ, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वो डगमगा रहे हैं। हम वास्तव में नहीं जानते कि उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। क्या यह सत्ता परिवर्तन है? वह अब इस ईरानी शासन के कुछ लोगों के साथ मीटिंग के बारे में बात कर रहा है, जिसका मतलब है कि वह इस्लामिक रिपब्लिक को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अली खमेनी के मरने पर कोई और उससे बात कर सकता है। सो वह बहुत भ्रमित है, उसने अपना मन नहीं बनाया है। लेकिन एक बात हम निश्चित रूप से जानते हैं, वह इस बात से बहुत परेशान है कि कैसे ईरानियों ने अपने कार्यों के माध्यम से मूल रूप से ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित किया है, विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में। वह उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, लेकिन फिर वह उसका कॉल नहीं है। ईरान का भी इस युद्ध में दखल है अब जब यह युद्ध शुरू हो गया है। और आपका क्या अंदाजा है ईरान की इच्छा के बारे में इस समय ये वार्ताएं करने की? क्योंकि स्पष्ट रूप से होर्मुज जलड़ मरुमध्य को अवरुद्ध करके या कई जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति न देकर एक तरह से ईरानियों का पलड़ा भारी है, क्योंकि तब हर किसी को तकलीफ होती है। उनका पलड़ा भारी है निश्चित रूप से जब बात होर्मुज जलड़ मरुमध्य से बाहर जाने वाले यातायात की आती है। लेकिन अगर मैं ईरान होता तो मैं अति आत्मविश्वासी नहीं होता, क्योंकि अभी बहुत से देश, आप जानते हैं, इस युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं। यूरोपीय देश, खाड़ी के देश। लेकिन ये बदल सकता है। वे यह तय कर सकते हैं कि
उन्हें ज़रूरत है उनके पास इस युद्ध में शामिल होने। और आप जानते हैं, एक प्रोजेक्ट, एक राष्ट्र निर्माण प्रोजेक्ट, एक शासन परिवर्तन प्रोजेक्ट के संदर्भ में किसी बहुत बड़ी चीज़ के लिए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है अगर आप चाहें तो ईरान को सावधान रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि वे हैं, तो वे कूटनीति को सीधे सीधे खारिज नहीं कर रहे हैं। वे जो कह रहे हैं वह एक ऐसी कूटनीति है जो पिछले दौर से अलग है। जाहिर है उनके दृष्टिकोण से उन्होंने अमेरिकियों से 2 बार बातचीत की और हर कूटनीति के हर प्रयास के तहत उन पर हमला किया गया, तो यह उनका पक्ष है। और आप जानते हैं कई मायनों में यह समझा जा सकता है कि वहां कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर ईरान इस युद्ध में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और इसीलिए अगर मुझे लगता है कि वॉशिंगटन उन्हें एक निकास मार्ग जैसा कुछ दे सकता है तो ये शासन इसे अपना सकता है, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा है कि वह निकास मार्ग कैसा दिख सकता है। और मैंने पहले प्रश्न में जो पूछा था उसका एक हिस्सा यह चिंता थी कि और अधिक अमेरिकी मरीन रिपोर्टों में हमें बताया गया है कि हजारों अभी जब हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, और यह कि यह एक तरह की चाल हो सकती है। आप जानते हैं कि हर कोई अपनी चौकसी कम कर दे और फिर एक ज़मीनी हमला हो जाए। ज़मीन पर सैनिक हैं। खारक द्वीप शायद उन निशानों में से एक है जो निश्चित रूप से, जैसा कि हम जानते हैं, वह जगह है जहां से ईरान, आप जानते हैं, अपने तेल का लगभग 90% निर्यात करता है। तो क्या आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस युद्ध में अगला मोड़ यही होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हम सभी को इस युद्ध में तनाव बढ़ने को लेकर चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये केवल बढ़ ही सकता है और ये ईरान के लिए अच्छा नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के लिए अच्छा नहीं है। ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं है और ये निश्चित रूप से फारस की खाड़ी के अरब देशों जैसे देशों के लिए अच्छा नहीं है। इस समय हर कोई कष्ट झेल रहा है। ये सच में, मेरा मतलब है, वहां है यूआनिनादेल। आप जानते हैं लोग रूस को विजेता बताते हैं क्योंकि तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन मूल रूप से यह एक ऐसा युद्ध है जिससे हर कोई पीड़ित है। लेकिन जहां तक मामले के बढ़ने की बात है, क्योंकि आपने मरीन का जिक्र किया, तो वह एक तनाव बढ़ाने वाला कदम होगा। लेकिन फिर एक रणनीतिक अंत गोल को ध्यान में रखे बिना ईरान में कुछ हजार मरीन भेजने का असल में क्या मतलब है? वे ईरान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। अगर आप सैन्य रणनीतिकारों से बात करते हैं तो वे लेंगे। आकाश सेंटिमेंट आपको बताएंगे आपको लाखों अमेरिकी सैनिकों की जरूरत है वे करने के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में इराक में किया था। और फिर सबको याद दिला दूं, ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है। ये एक पहाड़ी देश है, इराक की तरह समतल देश नहीं, इसीलिए यह सैन्य रूप से बहुत मुश्किल प्रस्ताव है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को ईरान पर कब्जा करने के लिए मना सकते हैं। तो आप जानते हैं मरीन का इस्तेमाल कुछ पहलुओं में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके हॉर्मुज झलड़ मरुमध्य को खोलने के लिए, लेकिन तब वे आसान निशाना बन जाएंगे क्योंकि ईरानी उन पर हमला करेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिकी ईरानी धरती पर मरेंगे और यही वह बात है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे वादा किया था कि वह मध्य पूर्व में कभी नहीं करेंगे। और अब वह देश को संभावित रूप से अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। और हम जानती हैं कि वह बिल्कुल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी बात रखते हों। लेकिन आप जानते हैं, फिर से आप जानते हैं, इन संभावित शांति वार्ताओं की बात करें तो अगर वे कभी होती भी हैं तो अमेरिकी असल में किससे बात कर पाएंगे? क्या यह सच है कि ईरान के अंदर भी IRGC और तथाकथित नागरिक नेतृत्व के बीच इस बारे में मतभेद है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि मूल रूप से मैं इसे इस तरह से देखता हूं, वे इस्लामिक गणराज्य का एक नागरिक घटक है, जैसा कि आपने सही बताया, लेकिन वे देश के दैनिक मामलों को चलाने की कोशिश में व्यस्त हैं, बिजली और पानी और जनोपयोगी सेवाएं चला रहे हैं। वे लोग नहीं हैं जो अमेरिकियों के साथ संभावित रूप से होने वाली उन रणनीतिक महत्वपूर्ण बातचीत के संबंध में फैसले कॉल लेंगे। ये देखने के लिए कि ऐसा कौन करेगा, ये आपको रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के रैंकों को देखना होगा। वे असल में वो शक्ति है जो आज ईरान की प्रभारी है, लेकिन शायद अच्छी खबर यह है वे कई मायनों में कट्टरपंथी हैं। वे नाराज हैं, वे बदला चाहते हैं, लेकिन वे आत्मघाती नहीं हैं। तो सही तरह की परिस्थितियों में अगर उनके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वे भी जीना चाहते हैं। वे वापस जाना और उस देश को चलाना चाहते हैं। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल के लिए कोई पनाहगाह नहीं है। वे कहां जाएंगे? कोई भी उसे पनाह नहीं देगा। तो उनके पास बाहर निकलने का रास्ता खोजने का भी एक कारण है।
फिर से सवाल यह है कि ट्रंप द्वारा उन्हें किस तरह का प्रस्ताव दिया जाएगा, और राष्ट्रपति ट्रंप को यथार्थवादी होने की जरूरत है। अतीत में उनकी कुछ मांगें बहुत अधिकतमवादी रही हैं और उन्हें शायद अपने दृष्टिकोण को नरम करने की जरूरत है, और ईरानी पक्ष को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि अगर कूटनीति काम नहीं करती है तो आप एक ऐसे युद्ध में फंस जाते हैं जो सिर्फ यूएस के देशों को ही नहीं अपनी चपेट में लेता है, और ईरान, लेकिन इतना ही नहीं, दुनिया भर के दूसरे देशों के लिहाज से भी। ये सरासर पागलपन है, हल्के शब्दों में कहूँ तो। लेकिन क्या मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ प्रोफेसर वतन खां, कि आपको क्या लगता है कि तेहरान इस पर भारत की स्थिति को कैसे देख रहा होगा? भारत के, जैसा कि आप जानते हैं, ईरान, मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया के देशों, जैसा कि हम इसे कॉल हैं, के साथ पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं, और अब जाहिर है हम अमेरिकियों और इजरायलियों के बहुत करीब रहे हैं। भारत में इस बात की बहुत आलोचना हुई है कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री हमलों की पूर्व संध्या पर इजराइल गए थे और फिर हमने ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों की निंदा नहीं की, जो अभी तक हुआ भी नहीं है, और एक तरह से सर्वोच्च नेता की मौत पर भी देर से शोक व्यक्त किया। तो आपको क्या लगता है ईरान में इस बात को कैसे लिया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि ऑफिशियल ईरानी नैरेटिव भारत से निराशा का है, खासकर जिस तरह से उन्हें लगा कि उनके नौसैनिक जहाज पर जब अमेरिकियों ने हमला किया तो भारत ने वास्तव में उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको इसे उस संदर्भ में देखना होगा जिसे ईरानी सही या गलत, ईरान, फारस और भारत के बीच सभ्यतागत संबंध कॉल हैं। और ईरान ने इन सालों में भारत को एक उभरते हुए इकोनॉमी, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा है। ईरानियों ने इस बात का ध्यान रखा कि वे अपने सारे अंडे चीन की टोकरी में न डालें। वे चाहते थे कि, उदाहरण के लिए, हमने चाबहार बंदरगाह में देखा है कि ईरान में शामिल होने के लिए भारत को एक रास्ता देने की कोशिश की गई, क्योंकि यह तर्क संगत था, क्योंकि भारत आने वाले सालों और दशकों में और भी मजबूत होता जाएगा। लेकिन आज रिश्ते उस मुकाम पर नहीं है। आज, जैसा कि आपने बताया, भारत ने अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों में भारी निवेश किया है और असल में ईरान पर उतना ध्यान नहीं दिया है। यही आज की सच्चाई है। ये फिर से बदल सकता है, क्योंकि ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमीनी सेतु है। अगर भारत कभी मध्य एशिया या अफगानिस्तान में एक प्लेयर बनना चाहता है और पाकिस्तान का एक प्रतिसंतुलन खोजना चाहता है, तो फिर ईरान से बचना मुश्किल है। लेकिन जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का रुख ये नहीं है। जैसा कि आपने बताया, उन्होंने इजराइल वासियों को प्राथमिकता दी है, और अगर आप एक ईरानी इजरायली युद्ध के बीच में इजराइल को प्राथमिकता दे रहे हैं तो यह निश्चित रूप से तेहरान के साथ आपके संबंधों में मदद नहीं करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें एक सावधानी पूर्वक संतुलन साधने की कोशिश करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि क्या वे हमेशा के लिए संबंध बिगाड़ लेंगे। मुझे इस पर संदेह है। मुझे लगता है कि ये दोनों देश बहुत कुछ दांव पर लगा है। वे संबंधों को सुधारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी करने के लिए अभी बहुत बहुत जल्दी है। खैर, प्रोफेसर वतन खां, इस बड़ी कहानी पर आपका दृष्टिकोण जानना बहुत अच्छा लगा। आज डिकोडर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। यह मेरा सौभाग्य है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमें इस बारे में बताने के लिए, या ये समझने की कोशिश करने के लिए कि इस युद्ध में असल में क्या हो रहा है, भारत के पूर्व विदेश सचिव श्री कमल सिब्बल। एम्बेसडर सिब्बल, आज डिकोडर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस उस खबर पर आपकी पहली टिप्पणी जानना चाहती थी जो अभी अभी पिछले घंटे या उसके आसपास आई है, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को किए गए एक फ़ोन कॉल के बारे में है। यूएस ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में हॉर्मुज जलडामरू मध्य को खुला रखने का महत्व उन मुद्दों में से था जिन पर चर्चा की गई। यह मुझे लगता है 28 फरवरी को युद्ध छिड़ने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत भी है। इस पर और इस बातचीत के महत्व पर आपकी पहली राय क्या है? खैर, ट्रंप कोई रास्ता खोज रहे हैं और वह विभिन्न देशों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या ईरान के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंचने का कोई रास्ता मिल सकता है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को इस कॉल से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी खबरें आई हैं कि आप जानते हैं पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर ने अपनी मध्यस्थता की पेशकश की है। मिस्र शामिल रहा है, तुर्की शामिल रहा है। मुझे लगता है कि खाड़ी देश भी ट्रंप पर कोई रास्ता निकालने के लिए दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि वे बहुत डरे हुए हैं
कि अगर ट्रंप ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं तो वे पलटवार करेंगे, जैसा कि उन्होंने पहले ही घोषित किया है। खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, साथ ही अमेरिकी संपत्तियों और विलवणीकरण संयंत्रों पर, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं को ठहराव पर ले आएगा। तो मुझे लगता है कि वह बाहर निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ तो वह यह कहते रहे हैं कि आप जानते हैं अमेरिका हॉर्मुज जलद मरुमध्य का उपयोग नहीं करता है और इसलिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई समस्या नहीं है। यह दूसरे देशों के लिए एक समस्या है और इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और इसे खुला रखने में मदद करनी चाहिए। तो एक तरफ वह कहते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, दूसरी तरफ वह चाहते हैं कि बाकी सब ईरान पर किसी तरह का दबाव डालने में शामिल हों। अब तथ्य यह है कि हम ईरान के संपर्क में रहे हैं। हम ट्रंप द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को किए गए इस कॉल से पहले हमारे अपने बयानों में भी यह कहा गया है कि हॉर्मुज जलद मरुमध्य को खुला रखा जाना चाहिए और व्यावसायिक यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो हम भी इस मुद्दे पर केंद्रित हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत गंभीर है। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को फ़ोन किया है ईरान पर दबाव बनाने के लिए, हॉर्मुज जल मरुमध्य को खुला रखने के लिए। लेकिन तथ्य यह है कि चीन के लिए, रूस के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, एक या दो अन्य देशों, इंडोनेशिया और सभी के लिए हॉर्मुज जल मरुमध्य को ईरान द्वारा खुला रखा जा रहा है, हालांकि निश्चित रूप से पहले की तरह सुचारू रूप से नहीं। और उन्होंने घोषणा की है, लेटेस्ट घोषणा यह है कि वे इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों को हॉर्मुज जल मरुमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे। तो एक तरह से ईरानी एक बहुत ही चालाक, सोची समझी, तनाव बढ़ाने वाली चाल चल रहे हैं, जहां वे हॉर्मुज जल मरुमध्य को बंद नहीं कर रहे हैं, वे इसे खुला छोड़ रहे हैं, लेकिन चुनिंदा देशों के लिए, लेकिन ईरान के दुश्मनों के लिए नहीं। इसमें इजराइल के अलावा खाड़ी देश शामिल हैं और खाड़ी के साथ। ठीक है, मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है कि इस युद्ध के लिए लक्ष्य, कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके शुरू होने के बाद से बहुत कुछ दावा किया है और यह शासन परिवर्तन से, आप जानते हैं, उनके परमाणु हथियारों को रोकने से लेकर अब हॉर्मुज जलद मरुमध्य को खुला रखने तक पहुंच गया है, जो वैसे भी इस पूरी गड़बड़ी के हमारे सामने आने से पहले खुला ही था। मैं आज कार्यक्रम पर हमारे दूसरे मेहमान का स्वागत करना चाहूँगी। ये हैं ब्रायन क्लार्क, हडसन इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर डिफेंस कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के एक वरिष्ठ फेलो और निदेशक। वे हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से जुड़ रहे हैं। सुप्रभात मिस्टर क्लार्क, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी राय और आपका आकलन जानना चाहती थी। आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के साथ किसी तरह के समझौते के दावों पर, ईरान के इससे इनकार करने पर और साथ ही उन रिपोर्टों पर कि हज़ारों की संख्या में अमेरिकी मरीन मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए इससे स्पेक्यूलेशन हुआ है कि क्या इसके बजाय ज़मीनी आक्रमण हो सकता है और इसलिए क्या यह युद्ध और भी बदतर हो सकता है। अगर आप चाहें तो उसे हमारे लिए संक्षेप में बता सकते हैं। हाँ, तो यह स्पष्ट है कि यहाँ का प्रशासन अपने विकल्पों को खुला रखने की कोशिश करना चाहता है। तो भले ही वे किसी तीसरे पार्टी, शायद ओमान के जरिए ईरान के साथ किसी तरह की बातचीत कर रहे हों, ट्रंप प्रशासन अभी भी यह क्षमता चाहता है कि वे ज़मीन पर सैनिक उतार सकें और हॉर्मुज जलद मरुमध्य से सटे क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर सकें। और यह धमकी कुछ ऐसी होगी जिसे वे उन ईरानियों के सिर पर लटकाए रखने की कोशिश करेंगे जिनसे वे बातचीत कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि वे अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। चुनौती ये है कि ईरान के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए हॉर्मुज जलद मरुमध्य तक पहुंच को चुनौती देना जारी रखना बहुत आसान है और ईरानियों को ऐसा करना जारी रखने के लिए वास्तव में बहुत अधिक प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और अमेरिकी और इजरायली हमले ईरानियों की हॉर्मुज जलद मरुमध्य को धमकी देने की क्षमता को ख़त्म करने में विफल रहे हैं। तो ईरान से सटे या यहाँ तक कि ईरान में ज़मीन पर सैनिक उतारने की धमकी देना शायद ईरानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण खतरा न हो। लेकिन वास्तव में ट्रंप प्रशासन के पास इस मामले को किसी समाधान तक पहुँचाने की कोशिश करने के लिए यही एकमात्र विकल्प बचा है। ठीक है राजदूत सिबिल, आपने यह बात उठाई थी जब आप थोड़ी देर पहले बोल रही थीं उन रिपोर्टों के बारे में कि पाकिस्तान एक संभावित मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है या उभरना चाहता है। और अब ऐसी रिपोर्टें हैं कि अमेरिकी और ईरानी अधिकारी वास्तव में कुछ दिनों में इस्लामाबाद में मिल सकते हैं। इसके क्या निहितार्थ हैं?
मेरा मतलब है यह एक स्तर पर तो दिमाग चकरा देने वाला है, लेकिन आप जानते हैं हमारी अपनी, आप जानते हैं सुरक्षा और पड़ोस में हमारी चिंताओं को देखते हुए अगर ऐसा होता है तो इसका भारत के लिए क्या क्या मतलब है? मुझे लगता है पाकिस्तान हमेशा की तरह यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या वे अमेरिकियों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। उनका सऊदी अरब के साथ ये रक्षा समझौता है। वे एक वास्तविक संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते हैं जो वास्तव में हो सकता है अगर स्थिति बिगड़ती है और अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रयास में शामिल हो जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है अगर ईरान उन पर हमला करना जारी रखता है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी समस्या होगी अगर रक्षा समझौते को लागू किया जाता है। वे नहीं चाहते कि इसे लागू किया जाए, इसलिए वे कुछ ऐसी भूमिका का सुझाव दे रहे हैं जो वे संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने के लिए निभा सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आपने वह बयान देखा है मेरे ख्याल से ईरान के राष्ट्रपति का, जिसमें उन्होंने वास्तव में पाकिस्तान को गंभीर परिणामों की धमकी दी है अगर वे, जैसा कि उन्हें संदेह है, ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपने ठिकाने उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल स्थिति में पड़ गया है। यह कुछ चीजें जो संभावित बचाव के रास्ते या मध्यस्थता के प्रयासों के रूप में प्रसारित की जा रही हैं, लेकिन मैं इसे गंभीरता से नहीं लूंगा और मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ईरान और करेंगे ईरानी खलीफा या कोई और पाकिस्तान जाएगा और मिचोफ और कुशनर और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात करेगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये हवाई बातें हैं। आपको लगता है कि ये हवाई बातें हैं? यह दिलचस्प है। मिस्टर क्लार्क, क्या आपके कोई विचार हैं? आप जानते हैं संभवतः एक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की इस भूमिका पर और साथ ही जमीन पर सेना की तैनाती के मुद्दे पर भी। मेरा मतलब है, क्या ये पूरी और घोर तबाही नहीं होगी? इसका मतलब होगा अमेरिकी सेना में भारी संख्या में मौतें, और राजनीतिक रूप से भी यह डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए बहुत बुरा साबित होगा। हाँ, मैं सहमत हूँ कि तो पाकिस्तान की भूमिका यहाँ सच में महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ एक समाधान लाने की कोशिश करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में काम कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा, इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हॉर्मुज जलमरू मध्य तक पहुँच बहाल करने के लिए बहुत कम सैन्य समाधान है। ये वास्तव में एक बातचीत से तय समझौता होना होगा जिससे ईरान सहमत हो। इस समय हमलों को रोकने के अलावा अमेरिका के पास पेशकश करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और हो सकता है कि इस क्षेत्र के अन्य देश पाकिस्तान को और अधिक पेशकश कर सकें ताकि उन्हें एक समझौते पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ज़मीन पर सैनिक भेजने का विचार शायद एक व्यावहारिक प्रयास की तुलना में शायद एक चाल या बातचीत का एक साधन ज़्यादा है, क्योंकि जैसा आपने कहा, यह बड़ी संख्या में हताहतों की संभावना पैदा करता है। ये अस्पष्ट है कि वे वास्तव में हॉर्मुज जलमरू मध्य तक पहुंच बहाल करने में कितने सफल हो सकते हैं। ईरानी तटरेखा पर बहुत सी जगहें हैं जहां IRGC हथियार जमा कर सकता है और जहां से वे ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करते रहे हैं। तो अगर आप ज़मीनी सैनिकों के साथ उसे साफ करना चाहें तो एक प्रयास करना मुश्किल होगा, और इसमें महीनों लगेंगे, जिस दौरान अमेरिका एक बहुत, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा अनियमित युद्ध कैंपेन में वापस आ जाएगा, कुछ वैसा ही जैसा इराक और अफ़गानिस्तान में हताहतों के संबंधित रिस्क के साथ था। और इसलिए मिस्टर क्लार्क, मेरा अंतिम प्रश्न और इससे पहले कि मैं इसे राजदूत सिविल को वापस दूं, यह है कि इस युद्ध ने क्या हासिल किया? मुझे लगता है कि हम सब अपना सिर खुजा रहे हैं। ईरान पर हमला करने का क्या मतलब था? पूरी दुनिया को घबराहट में डालने के सिवा राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या हासिल किया है? और इसके आर्थिक दुष्परिणाम बहुत बहुत लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि प्रशासन कहेगा कि उन्होंने ये हासिल कर लिया है। जहाँ तक उन्होंने ईरानियों की सैन्य शक्ति प्रदर्शन क्षमता को ख़त्म कर दिया है, उन्होंने उनके पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या कम कर दी है, उन्होंने उनकी नौसेना को नष्ट कर दिया है, और उनकी ज़्यादातर, मुझे लगता है, उनकी वायुसेना को। तो उन्होंने ईरान की अपने पड़ोसियों को धमकाने की क्षमता को कम कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसे ख़त्म नहीं किया है। जैसा कि हमने देखा, तेल अवीव में मिसाइल हमले हुए हैं, डिएगो गार्सिया पर एक मिसाइल हमला हुआ था। इसीलिए ईरान के पास अभी भी छोटे पैमाने पर पहुंचने और अपने दुश्मनों पर हमला करने की एक क्षमता है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका यह तर्क देगा कि उन्होंने
उन्होंने उस खतरे को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। लेकिन उस अपेक्षाकृत मामूली सैन्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह एक बहुत बड़ी कीमत है, और इस मोड़ पर हासिल करने के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि क्या ईरान से परमाणु सामग्री को फिर से कम करने या हटाने का कोई रास्ता है, और उन्होंने निश्चित रूप से शासन नहीं बदला है। ठीक है राजदूत सिब्बल, आप जानते हैं, बस एक पल के लिए पीछे हटकर इस युद्ध के बाद के परिणामों पर नजर डालते हैं जब ये खत्म होगा। क्या इसने एक तरह से भू राजनीतिक समीकरणों को, खासकर मध्य पूर्व में, यहाँ तक कि इन देशों के साथ साथ भारत के संबंधों को भी एक एक बड़े पैमाने पर रीसेट नहीं कर दिया है? आने वाले महीनों और वर्षों में अब ये कैसे सामने आ सकता है, इसके क्या निहितार्थ हैं? मुझे लगता है कि खाड़ी देश बहुत मुश्किल स्थिति में है। अब ये उन्होंने अब देख लिया है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों की उपस्थिति, यह तथ्य कि वे सालों से उन्होंने अमेरिकी हथियार खरीदे हैं। उन्होंने असल में ईरान के खिलाफ अमेरिकी सुरक्षा और संरक्षण मांगी है, और यह काम नहीं आया है, इसलिए उन्हें अपना हिसाब किताब फिर से करना होगा। अब एक तरफ तो वे चाहेंगे कि ईरान को पूरी तरह से हराया जाए और शक्तिहीन कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वे क्या करें? वे अब पहले की तरह अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ वे पीछे हट भी नहीं सकते और ये कह भी नहीं सकते कि हम अपनी सुरक्षा खुद देख लेंगे, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है जिसका वे सामना कर रहे हैं। भारत के लिए ये एक बहुत अलग दुविधा है, क्योंकि असल में जो देश रहा है, प्रमुख देशों में जो कुछ हुआ है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को हुआ है। वहाँ हमारे 1 करोड़ लोगों, लगभग 35 से 40 अरब डॉलर के प्रेषण, हमारे लगभग 40% की वजह से, हमारी 50% ऊर्जा वहाँ से आती है, वो सब अब खतरे में है। अगर यह जारी रहा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देश में इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे, और खाड़ी तक भारत की व्यापक पहुंच का पूरा मॉडल और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और विकास की उनकी अपनी दृष्टि को बढ़ावा देना, उनकी वे 2030 की योजनाएं जिनमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, वह पूरा मॉडल अब खतरे में है। तो और ये आईमेक वाला मामला भी, अब आईमेक का कारोबार भी आप जानते हैं, ऐसा है कि मैं उसे फिलहाल के लिए ताक पर रख सकता हूं। तो हम एक मुश्किल स्थिति में हैं, और अंत में मैं ये कहूंगा कि अगर अमेरिका इसे विन वैसे नहीं करता जैसा वह चाहता है, तो यह ग्लोबल समीकरणों को बदल देगा। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच के समीकरणों को बदल देगा। माफ कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया का यह हिस्सा जो तेल संसाधनों से बहुत समृद्ध है, और ब्रिक की पूरी अवधारणा, बहुध्रुवीयता की पूरी अवधारणा को मजबूती मिलेगी, और ब्रिक्स को भी मजबूती मिलेगी, और मजबूती मिलेगी क्योंकि यह दिखाया जा चुका होगा कि हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना रहेगा, लेकिन फिर भी वे अब इस स्थिति में नहीं हैं कि घटनाओं को अपनी इच्छानुसार आकार दे सकें और उस तरह से सुरक्षा प्रदान कर सकें जिस तरह से दूसरे देश चाहेंगे कि वे सुरक्षा प्रदान करें। और यह भावना बढ़ेगी कि अमेरिकी ठिकाने वास्तव में हैं, कुछ स्थितियों में एक देनदारी बन सकते हैं। मुझे लगता है पूरे समीकरण फिर से लिखे जाएंगे, तुरंत नहीं, लेकिन समय के साथ वे काफी महत्वपूर्ण रूप से फिर से लिखे जाएंगे। बिल्कुल, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये एक, आप जानते हैं, बहुत ही गंभीर संघर्ष है जिसके पूरी दुनिया के लिए कई तरह से दुष्परिणाम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजदूत कंवल सिंह और श्रीमान ब्रायन क्लार्क, भारत के लिए उस बड़ी कहानी पर अपने दृष्टिकोण के साथ आज डिकोडर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये आखिरी मौका है। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद। और हम अमेरिका ईरान संघर्ष और भारत के लिए इसके निहितार्थों पर नजर रखते हुए और भी बहुत कुछ लेकर लौटेंगे। कृपया हमारे साथ फिर से जुड़ें।